दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान में। तो आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि केवल और केवल नर जनन तंत्र से मैं लिया हूं। चलिए देखते हैं आज का। देखिए, नर का प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग मैंने पहले भी बताया है कि प्राथमिक जनन अंग मतलब वैसा अंग जो कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, उसको हम लोग प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। तो इसमें नर का जो प्राथमिक जनन अंग है वह क्या है? अंडाशय नहीं, क्योंकि यह क्या है? अंडाशय क्या है? यह फीमेल का पार्ट है, यानी कि मादा जनन तंत्र का भाग है। इसमें क्या होगा? विरिसन होगा। यह जो सीसन है यह भी मेल का है, लेकिन इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, बल्कि यह क्या करता है? केवल और केवल शुक्राणु को अंडाणु से मिलने में मदद करता है। और यह शुक्राणु यह भी नहीं है, क्योंकि यह क्या है? तो यह है नर युग्मक। क्या है यह? नर युग्मक। और इस नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वह 23 होती है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, नर का सहायक जनन अंग क्या है? तो नर का सहायक जनन अंग, तो सहायक जनन अंग मतलब होता है कि जो शुक्राणु एवं अंडाणु को मिलने में मदद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक जनन अंग कहते हैं। तो इसमें देखिए, यह जो अंडाशय है, तो यह अंडाशय तो मादा का प्राथमिक जनन अंग है। क्या है यह? मादा का प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब विरिसन की बात होगी तो यह तो नर का प्राथमिक जनन अंग है। यह जो मूत्र मार्ग है, यह इसे इंग्लिश में यूरेथ्रा, URETHRA, यूरेथ्रा कहते हैं। और यूरेथ्रा होकर के मूत्र के साथ साथ, यूरिन के साथ साथ सीमेन यानी कि वीर्य, स्पर्म जिसमें मौजूद होता है, वीर्य भी स्खलित होता है। इसीलिए हम लोग इस यूरेथ्रा को, इस मूत्र मार्ग को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, पुरस्थ ग्रंथि से दूधिया पदार्थ स्रावित होता है। याद भी रखिएगा कि यह जो पुरस्थ ग्रंथि है यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, PROSTAT, यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड से दूधिया पदार्थ स्रावित होता है। और इस दूधिया पदार्थ में क्या क्या मौजूद होता है? इस दूधिया पदार्थ में साइट्रिक एसिड मौजूद होता है। देखिए, यह जो दूधिया पदार्थ आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या मौजूद होता है? साइट्रिक एसिड, CITRIC, साइट्रिक एसिड, एंजाइम, ENZYME, एंजाइम, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? तो एंजाइम हो जाएगा। अब देखिए, यह जो फ्रुक्टोज और कैल्शियम जो आप देख रहे हैं, तो यह फ्रुक्टोज और कैल्शियम दोनों सेमिनल प्लाज्मा, SEMINAL, सेमिनल PLASMA, प्लाज्मा, यानी कि शुक्राशय से जो शुक्र द्रव्य निकलता है, यह उसमें मौजूद होता है। फ्रुक्टोज, कैल्शियम और अन्य एंजाइम पाए जाते हैं। शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु निर्माण कहाँ होता है? हम सभी जानते हैं कि शुक्राणु का निर्माण विरिसन में होता है, इसीलिए तो इसे हम लोग प्राथमिक जनन अंग भी कहते हैं। और विरिसन में कहाँ होता है? तो विरिसन में सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में होता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही है। इसमें सबसे ज्यादा सटीक सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होगा, क्योंकि इसी नली में जर्म सेल से, जनन कोशिकाओं से शुक्राणु का निर्माण होता है। और इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में जो सर्टोली सेल पाया जाता है वह जर्म सेल को पोषण प्रदान करता है। और इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर के जो सेल होते हैं उसमें इंटरेस्टियल सेल पाया जाता है, जैसे हम लोग लेडिक सेल भी कहते हैं। उससे मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन स्रावित होता है। जैसे हम लोग इस तरह का एक स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो इसमें क्या था? यहाँ पे सर्टोली सेल, इसमें यह क्या था? जर्म सेल। यह जर्म सेल से क्या होता था? स्पर्म बन जाता था। जबकि यह जो सर्टोली सेल है, इस सर्टोली सेल से इसे पोषण मिलता था शुक्राणु को, SPERM, स्पर्म को। और ये इस ट्यूबुल्स के बाहर यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर जो स्थित रहता था लेडिग सेल, इस लेडिग सेल से मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन
स्रावित होता था। और यह एंड्रोजन क्या करता था, मेल को मेल यानी कि नर को नर बनाता था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि नर को नर बनाने वाला यानी कि मर्द को मर्द बनाने वाला कौन सा हार्मोन, तो वह होता है एंड्रोजन। इसी के कारण किसी भी मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन यानी कि जैसे मूछ, दाढ़ी, मसल्स का स्ट्रांग होना, तो ये सब जो कुछ मेल के कैरेक्टर होते हैं इस हार्मोन के वजह से ही, इसी हार्मोन के कारण से वह डेवलप होता है। ठीक है, अब तो ये हो गया। इसमें विरिसन भी हो सकता है, लेकिन शुक्र नली सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। विरिसन उदर गुहा के बाहर स्कॉटल सेक में क्यों स्थित रहता है? तो विरिसन उदर गुहा के बाहर इसलिए स्थित रहता है क्योंकि यह स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो तापमान चाहिए वह होता है 35 to 34 यानी कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है, वह है 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हमारे बॉडी टेम्परेचर, यदि वह टेस्टिस यदि शरीर के अंदर ही स्थित होगा, उदर गुहा के अंदर, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, वही टेम्परेचर उसको भी मिलेगा। तो इसलिए उसमें फॉर्मेशन स्पर्म का नहीं होगा। तो अब क्या किया जाता है कि यह जो टेस्टिस है यह शरीर के बाहर उदर गुहा के नीचे स्थित रहता है, ताकि शरीर के तापमान से टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। ठीक, तो यह भी हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, जैसे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसका शुक्राणु निर्माण के लिए आदर्श तापमान क्या हो जाएगा, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम। यानी कि जब 2 इसमें से माइनस करेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस, और जब 3 माइनस करेंगे तो लगभग 34 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 34 से 35 डिग्री सेल्सियस स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आइडियल है। इसमें से यह आपका 35 डिग्री सेल्सियस सही है। शुक्रवाहिका की संख्या कितनी होती है? शुक्रवाहिका वास डिफरेंस, VASDEFERNS, वास डिफरेंस। तो यह जो वास डिफरेंस है इसकी संख्या 2 होती है, 2 होती है, जो कि दोनों टेस्टिस के कॉर्डल रीजन से जुड़ करके और शुक्राणु को यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम करती है। शुक्राणु कहाँ परिपक्व होता है? तो शुक्राणु कहाँ परिपक्व होता है? तो ये अधिविरिसन में होता है, एपिडाइडमिस में परिपक्व होता है, अधिविरिसन में परिपक्व होता है। एग्जैक्ट पूरा का पूरा सही है। तो इतनी बात को आप समझ गए। इसी तरह से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल जीवन और विज्ञान को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।